पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी रैलियों की तैयारियों में नेता लोग जुट गए हैं। सियासी नारों से सड़कें गूंज रही हैं। धड़ाधड़ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है। सब कुछ तय नजर आता है सिवाय एक चीज के, मतदाता। जी हाँ, इस बार चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि कौन वोट दे पाएगा। करीब 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम मतदाता सूची में साफ तौर पर शामिल भी नहीं है और हटाया भी नहीं गया है। वे एक ऐसी श्रेणी में फंसे हैं जिसे अंडर एडजुडिकेशन यानी तार्किक विसंगति कहा जा रहा है। बंगाल के चुनावी इतिहास में पहली बार है जब चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, लेकिन मतदाता सूची पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक देरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा चुनावी संकट है जो सीधे लोकतंत्र की जड़ों को छू रहा है। तो इस वीडियो में इस पूरे मामले को आपको विस्तार से समझाएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। एसआईआर क्या है और कैसे शुरू हुआ ये पूरा मामला? पूरी कहानी की शुरुआत होती है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है ताकि फर्जी नाम हटाए जा सके, गलतियों को सुधारा जा सके और सही मतदाताओं को जोड़ा जा सके। मकसद साफ था, लेकिन तरीका और टाइमिंग विवाद का कारण बन गई। एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में नवंबर की शुरुआत में शुरू हुई। जैसे ही प्रक्रिया जमीन पर शुरू हुई, लोगों के बीच डर फैलने लगा। पहले हफ्ते के बीच कई ऐसी खबरें सामने आई जिनमें लोगों ने नाम कटने के डर से आत्महत्या तक कर ली। कुल मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा मौतों की बात सामने आई, जिसने इस प्रक्रिया को सीधे मानवीय संकट में बदल दिया। गांव में अफवाह फैलने लगी कि अगर नाम मतदाता सूची में हट गया तो नागरिकता पर भी सवाल उठ सकता है। सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया जल्दबाजी में चलाई जा रही है ताकि वैध वोटरों के नाम हटाए जा सके। वहीं विपक्ष ने कहा कि सालों से फर्जी नाम जुड़े हैं और उन्हें हटाना जरूरी है। विवाद बढ़ा, विरोध हुआ और आखिरकार मामला अदालत तक पहुंच गया। लेकिन जब 28 फरवरी को नई मतदाता सूची जारी हुई तो तस्वीर उलट गई। पहले जहां राज्य में करीब 7.66 करोड़ मतदाता थे, वहीं नई सूची में सिर्फ 6.44 करोड़ नाम ही बचे। यानी करीब 60 लाख लोग सीधे मुख्य सूची से बाहर हो गए। इन लोगों को पूरी तरह हटाया नहीं गया, बल्कि एक अलग श्रेणी में डाल दिया गया। तार्किक विसंगति, यहीं से शुरू हुआ असली संकट। तार्किक विसंगति का मतलब है कि कागजों में ऐसी असंगतियां जो सिस्टम को संदिग्ध लगे, जैसे पिता और बेटे की उम्र में कम अंतर, नाम की स्पेलिंग में फर्क, अंग्रेजी से बांग्ला अनुवाद में बदलाव, परिवार के डेटा में असमानता। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बड़ी संख्या में ये गलतियां असल में मतदाताओं की नहीं, बल्कि सिस्टम या भाषा की वजह से हुई हैं। दरअसल बंगाल में उपनामों के कई रूप चलते हैं। बनर्जी और बंदोपाध्याय, मुखर्जी और मुखोपाध्याय, ये अलग नहीं बल्कि एक ही परंपरा के नाम है। लेकिन जब सिस्टम इन्हें अलग मानता हो तो एक वैध व्यक्ति भी संदिग्ध बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी दिक्कत भाषा की आई। राज्य के ज्यादातर दस्तावेज बांग्ला में हैं, लेकिन जांच के लिए जो अधिकारी लगाए गए हैं उनमें कई दूसरे राज्यों से आए हैं। अब जब भाषा की समझ नहीं होती तो नामों के छोटे छोटे फर्क भी बड़े अंतर से लगते हैं। इसी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग जांच के दायरे में आ गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब पूरी प्रक्रिया हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही है। करीब 700 से ज्यादा न्यायिक अधिकारी इस काम में लगे हैं, जिनमें उड़ीसा और झारखंड से आए अधिकारी भी शामिल हैं। इसका मकसद था प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना, लेकिन इसका एक बड़ा असर ये हुआ कि काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। अब हर एक केस की अलग अलग सुनवाई हो रही है, दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है, यानी एक एक नाम पर फैसला हो रहा है, जिससे समय और बढ़ता जा रहा है। अब तक की स्थिति साफ बताती है कि मामला कितना बड़ा है। करीब 60 लाख लोग जांच के दायरे में आए थे। निर्वाचन आयोग ने कल देर रात सप्लीमेंट्री शीट जारी की, जिसमें बताया गया है कि अब तक लगभग 29 लाख नामों की जांच की जा चुकी है। हालांकि ये फिलहाल साफ नहीं हो सका है कि इनमें से कितने नाम पहली पूरक सूची में रखे गए हैं और कितने हटाए गए हैं। कई लोगों ने बताया कि सूची उपलब्ध तो कराई गई थी, लेकिन इसे डाउनलोड नहीं किया जा सका। अधिकारियों ने बताया कि जैसे जैसे न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और भी लिस्ट प्रकाशित की जाएंगी। लेकिन तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। अगर मान भी लिया जाए कि इन 29 लाख लोगों को वोट देने का मौका मिल जाता है, तब भी करीब 30 लाख लोग ऐसे बचते हैं जिनके मामले अब भी लंबित हैं। और यही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि चुनाव की तारीखें भी सामने हैं। इस बार चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 9 अप्रैल। नियम यह कहता है कि जिस मतदाता का मामला इन तारीखों तक साफ हो जाएगा वही वोट डाल पाएगा। बाकी लोगों का क्या होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। यानी लाखों लोग आखिरी समय तक अनिश्चितता में रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि जमीन पर लोग क्या महसूस कर रहे हैं। अगर गांव और कस्बों में जाएं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक लोग चुनाव से ज्यादा अपने नाम को लेकर चिंतित हैं।
कहीं माता पिता का नाम लिस्ट में है लेकिन बच्चों का नाम जांच में, कहीं पूरे परिवार को विसंगति में डाल दिया गया है। लोग पूछ रहे हैं कि हम यहीं के हैं तो फिर हमें साबित क्यों करना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ वोट का सवाल नहीं बल्कि पहचान का सवाल बन गया है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। अगर ये लाखों लोग वोट नहीं डाल पाए तो इसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा, क्योंकि 2021 के चुनाव में कई सीटें बेहद कम अंतर से तय हुई थी। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में कई सीटों पर जीत का अंतर 2 से 4 हजार वोट तक का था। अब अगर हजारों लोग वोट नहीं डाल पाए तो नतीजे पूरी तरीके से पलट सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे विपक्ष को फायदा हो सकता है जबकि सत्तारूढ़ दल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके वे हैं जो बांग्लादेश सीमा के पास हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा मामले लंबित हैं, करीब 11 लाख से ज़्यादा। मालदा में 8 लाख से ज़्यादा। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और उत्तर दिनाजपुर में भी लाखों केस पेंडिंग हैं। ये वही इलाके जहाँ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक आबादी रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद में करीब 66% और मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है। यानी जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा लोग फंसे हैं वही इलाके राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरे मामले को और जटिल बनाता है, और वो है मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय मुख्य रूप से उत्तर 24 परगना और नादिया जिलों में फैला हुआ है। ये बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं जिनके लिए नागरिकता और दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं है बल्कि सुरक्षा और पहचान का आधार है। इस समुदाय ने पिछले कुछ सालों में बीजेपी को बड़ा समर्थन दिया है। बीजेपी ने भी खुद को उनके अधिकारों और सम्मान का रक्षक बताया, लेकिन अब एसआईआर की प्रक्रिया ने इस रिश्ते को चुनौती में डाल दिया है। बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों का भी वोट अधर में लटका हुआ है। अगर बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय सूची से, मतदाता सूची से बाहर रह जाते हैं या जांच फंसे रहते हैं तो इसका सीधा असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मुश्किल प्रवासी मजदूरों को हो रही है। उनके लिए वोटर आईडी सिर्फ वोट का अधिकार नहीं बल्कि पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज है। अगर नाम सूची में नहीं है तो नौकरी पर असर, पहचान पर सवाल और कई बार विदेशी होने का शक। कई लोग डर रहे हैं कि अगर उनका नाम नहीं जुड़ा तो उन्हें बांग्लादेशी बताकर परेशान किया जा सकता है। इस मुद्दे पर राजनीति भी चरम पर है। सत्तारूढ़ पक्ष का आरोप है कि वैध वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि फर्जी नामों को हटाना जरूरी है। बीच में फंसे हैं आम लोग जिन्हें ना प्रक्रिया समझ आ रही है ना ही भविष्य। फिलहाल एक ही रास्ता दिखता है, सप्लीमेंट्री मतदाता सूची जारी होगी। जिनके मामले साफ होंगे उनके नाम जोड़े जाएंगे, बाकी लोग अपील कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वही है, समय बहुत कम है और प्रक्रिया बहुत लंबी। तो ये पूरा मामला आखिरकार एक ही सवाल पर आकर टिक जाता है कि क्या एक लोकतंत्र में यह स्वीकार है कि लाखों लोग अपने वोट के अधिकार को लेकर अनिश्चित हों, और अगर ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब दिया जाना चाहिए। न्यूज़ पिंच भी ये सवाल कर रहा है, आम लोगों के मन में भी ये सवाल होगा, तमाम पार्टियां भी ये सवाल उठा रही हैं। अब जवाब कब आएगा ये देखने वाला होगा, हमारी भी नज़र रहेगी। जल्दी हम बंगाल भी पहुंचेंगे, वहां पर ग्राउंड से भी जानेंगे कि लोग इस पूरे एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की उनको तकलीफें, परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जल्दी ये ग्राउंड से भी हम न्यूज़ पिंच की टीम दिखाएगी। आप न्यूज़ पिंच देखते रहिए। हमारा काम आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे हैं सुधांशु।